माँ वीणा पाणी को नमन। प्रथम इंस्टीट्यूट खिरली से मैं राजेश शर्मा। आज अभिज्ञान शाकुंतलम के आश्रम प्रवेश के सप्तम श्लोक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आश्रम प्रवेश का जो सप्तम श्लोक है, इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है और क्या इसमें वर्णित किया गया है। तो आइए जानते हैं। पहले लिखा जाता है इसका श्लोक कि ग्रीवा भंगाभिरामम, देखिएगा, ग्रीवा भंगाभिरामम, पढ़िए इसको, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति, मुहुरनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि ही ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि ही पश्चार्धेन प्रविष्ट है। पश्चार्धेन प्रविष्ट है शरपतन भयाद, पश्चार्धेन प्रविष्ट है सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम। पश्चार्धेन प्रविष्ट है सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भै धावलीड है। दर्भैर्धाव लीड है, दर्भैर्धाव लीड है सिम विवृत मुखम, श्रिम विवृत मुख भ्रंशि भी किरण वर्तमा दर्भैर्धाव लीड, यहाँ दर्भैर्धाव लीड है सिम श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः किरण वर्तमा पश्योदग्रप्लुत्वाद, पश्योद ग्रप्लुतत्वाद, ग्रप्लुतत्वाद वियति वियति बहुतरम स्तोकमुर्व्याम, स्तोकमुर्व्याम बहुतरम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। आप पढ़ते हैं इसको कि ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि ही पश्चार्धेन प्रविष्ट है सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैर्धाव लीढ़हि सिम विव्रत मुख भ्रंशिभिः किरणवर्तमा पश्योदग्रप्लुतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति, मुर्व्याम प्रयाति। इसके बाद यहां हमको देखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो ये सप्तम श्लोक पढ़ा गया है, इस श्लोक में यहाँ कौन सा अलंकार वर्णित है, कौन सा छंद वर्णित है। तो देखिए, यहाँ पर जो अलंकार वर्णित है वह है स्वभावोक्ति अलंकार। स्वभावोक्ति ही अलंकार, यहाँ पर स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन है, स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन है और इसके कारण यहाँ पर स्वभावोक्ति
अलंकार पढ़ा गया है, क्योंकि स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम इसका एक लक्षण पढ़ा जाता है। और यहाँ पर शरकधरा छंद पढ़ा गया है, यानी कि शरकधरा छंद, यहाँ पर शरकधरा छंद का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर इसमें भयानक रस का प्रयोग हुआ है, भयानक रस, यानी कि यहाँ पर भयानक रस का प्रयोग हुआ है। तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो अलंकार मैंने आपको बताया स्वाभावोक्ति अलंकार, यहाँ पर शरकधरा छंद बताया जो कि 21 वर्णों वाला है और भयानक रस बताया। यहाँ पर जो लिखा गया है ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनु पतति शंदने बद दृष्टि, यहाँ पर मृग दौड़ रहा है, मृग के मुख में घास है और वो दौड़ रहा है कि ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनु पतति शंदने बद दृष्टि पश्चाधीन प्रविष्ट सर्पतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैर्धाव लीढ़हि सिम विवृत मुख प्रंसिवी कीर्णवर्तमा पश्योद ग्रपनु तत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम मुर्भ्याम प्रयाति, ये यहाँ पर कहा है। अब मैं यहाँ पर एक एक शब्द का आपको, एक एक पंक्ति का आपको अर्थ बता रहा हूं कि यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होने के पीछे क्या कारण है। क्योंकि यहाँ पर स्वाभाविक चेष्टा नाम वर्णनम करतम, स्वाभाविकम, स्वाभाविकम चेष्टा नाम वर्णनम करतम, यहाँ पर स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन किया है और यही कारण है कि यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में मैं स्वभावगत चेष्टाओं का यहाँ पर वर्णन बताऊंगा कि यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होने के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। देखिए यहाँ हम एक एक पंक्ति को उठाते हैं और इसमें चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्वभावगत चेष्टा नाम वर्णनम, स्वभावगतम चेष्टा नाम वर्णनम करतम, यहाँ पर स्वाभाविक चेष्टाओं का, स्वभावगत होने वाली जो चेष्टाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। तो पहली पंक्ति लेते हैं, अनुपतति शंदने, अनुपतति शंदने, ये लेते हैं अनुपतति शंदने मुहु ग्रीवा, मुहु ग्रीवा भंगाभि रामम। दोबारा पढ़ो, अनुपतति शंदने मुहु ग्रीवा भंगाभिरामम बद्ध दृष्टि, है ना, बद्ध दृष्टि ही, ये लीजिए। अब इस पंक्ति के बारे में हमको देखना है, पीछे दौड़ते हुए रथ पर, पीछे इसका लीजिएगा अर्थ, पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन मोड़ने से, बार बार गर्दन मोड़ने से सुंदरता, मोड़ने से सुंदरता पूर्वक या सुंदरता पूर्वक एकाग्र दृष्टि से देखना, एकाग्र दृष्टि से देखना। देखो यहां पर कह रहा है अनुपतति शंदने मुहु ग्रीवा भंगाभिरामम बद्ध दृष्टि, अर्थात यहाँ पर जो राजा दुष्यंत हैं ये मृग के पीछे भाग रहे हैं और मृग के पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन मोड़ने से सुंदरता पूर्वक एकाग्र दृष्टि से देखना। यहाँ पर क्योंकि जो मृग है वो बार बार दौड़ भी रहा है और रथ के पीछे दौड़ता हुआ फिर पीछे देख लेता है, जैसे एक सड़क पर पैदल चलने वाला यात्री
चलता रहता है और बार बार पीछे मुड़ के देखता है, चलता रहता है और फिर बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि कहीं कोई साधन आ रहा हो तो मैं बैठ जाऊं। इसी प्रकार से राजा दुष्यंत रथ को तेज दौड़ा रहे हैं और मृग भाग रहा है, लेकिन फिर भी वो बार बार गर्दन को मोड़ करके पीछे पीछे देख रहा है कि कहीं रुक गया हो तो मैं आराम से विश्राम कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखिएगा कि जिस प्रकार से सड़क पर पैदल चलने वाला यात्री बार बार पीछे गर्दन मोड़कर देखता है कि कहीं कोई आ रहा हो तो मैं सवार हो जाऊं, बैठ जाऊं, इसी प्रकार से राजा दुष्यंत भी मृग के पीछे दौड़ रहे हैं और जो मृग है वह बार बार गर्दन को पीछे मोड़कर देख रहा है और अपनी सुंदरता पूर्वक एकाग्र दृष्टि से वो देख रहा है। तो बराबर बताओ यहाँ पर स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन हुआ है कि नहीं हुआ है? ये स्वाभाविक चेष्टाएं हैं कि पैदल चलने वाला यात्री बार बार पीछे मुड़कर देखता है। यदि तुम किसी भी जीव के पीछे भागोगे, वह जीव भी तुम्हें बार बार पीछे मुड़ करके देखेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक चेष्टाएं हैं। इसके बाद में दूसरी चेष्टा का यहाँ वर्णन हुआ है कि सरपतन भयाद भूयसा, सरपतन भयाद भूयसा। फिर पढ़ो एक बार इसको कि सरपतन भयाद भूयसा पश्चार्धीन पूर्वकायम, पश्चार्धीन पूर्व कायम प्रविष्ट है। यही तो कहा है उसने, प्रविष्ट है। अब देखो, यदि तुम किसी जीव के पीछे डंडा मारोगे तो वो अपने पीछे के हिस्से को अगले हिस्से में दबा लेगा, यानी कि कहने का मतलब है, ये कह रहा है सरपतन भयाद भूयसा, भूयसा पश्चार्धीन पूर्व कायम प्रविष्ट है, कि बाण लगने के भय से बहुत अधिक शरीर के पिछले आधे भाग को, बाण लगने के भय से, बाण लगने के भय से पिछले आधे शरीर को मृग द्वारा अगले आधे शरीर में, अगले आधे शरीर में प्रविष्ट करना, ये स्वाभाविक बात है। भाई जब हम किसी जीव के पीछे से डंडा मारेंगे तो ऐसे डंडा मारेंगे तो वो अपने आधे शरीर को पीछे के आगे, आधे शरीर को अगले वाले आधे शरीर में ही उपिचका लेगा, घुसा लेगा। इसी प्रकार से जब मृग के पीछे राजा दुष्यंत दौड़ रहे हैं तो उनको तीर लगने का डर है। अब जब मृग को तीर लगने का डर है तो वो दौड़ता दौड़ता अपने पिछले आधे भाग को अगले आधे भाग में घुसा रहा है, यानी कि समाहित कर रहा है, प्रविष्ट कर रहा है। तो ये है ना, आपने स्कूलों में देखा होगा, जब टीचर ने आपको पीछे डंडा मारा होगा तब आपने अपना शरीर यूं किया होगा। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जो चेष्टाएं हो रही हैं, ये स्वाभाविक चेष्टाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर सरपतन भयाद भूयसा पश्चार्धीन पूर्वकायम प्रविष्ट है, ये बात भी इसमें कही गई है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में हम इसमें अगले स्वाभाविक चेष्टा का वर्णन करेंगे। इसके बाद देखो, यहां अगली जो स्वाभाविक चेष्टा वर्णित हुई है वह है, क्या है कि श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, ये बात कही है कि श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी दर्भई कीर्ण वर्तमा, दर्भई कीर्ण वर्तमा। फिर पढ़ो एक बार कि श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी दर्भई कीर्ण वर्तमा उद्ग्रप्लु तत्वाद, उद्ग्रप्लु तत्वाद, ये बात उसने कही है। अब इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर
वियति बहुतरम उर्व्याम स्तोकम प्रियाति, या फिर इस प्रकार से भी पढ़ सकते हो, कोई नहीं, इसी का अर्थ लिख लो। और इसी के अर्थ में आपको क्या पढ़ना है, इसी के अर्थ में आपको पढ़ना है थकावट के कारण खुले हुए मुख वाले, श्रम यानी कि थकावट के कारण खुले हुए मुख से घास गिरना, घास गिरना। अब बताओ ये स्वाभाविक चेष्टा है या नहीं है? ये स्वाभाविक चेष्टा है कि अगर कहीं आप दौड़ रहे हो और दौड़ते दौड़ते आपके मुंह में कोई घास हो तो बराबर वह घास गिर जाएगी ना, बिल्कुल गिर जाएगी। आकाश में बहुत तेज गिरना, और फिर ये आगे कह रहा है गर्पनु तत्वाद, यानी कि आकाश में कम, आकाश में ज्यादा व धरती पर कम, धरती पर कम चलना। अब मृग के साथ क्या हो रहा है? मृग के साथ यही तो हो रहा है कि जब राजा दुष्यंत पीछे से रथ में दौड़ रहे हैं, तीर बाण लगने का डर है, मृग दौड़ रहा है, मृग के मुंह में कुसा है, घास है। अब जब वह दौड़ रहा है तो सांसें फूल रही हैं, सांसें फूल रही हैं तो क्या हो रहा है? दौड़ते हुए का मुख खुल रहा है, और दौड़ने पर जब मुख खुलता है सांस लेने में, तो जो मुंह में लगी हुई घास है वो नीचे गिर रही है। बताओ ये स्वाभाविक बात है या नहीं है? और आदमी जब पीछे से प्रेशर होता है, पीछे से दाब है मृग के ऊपर कि वो दौड़ रहा है, पीछे से डर लग रहा है कि वो तीर नहीं लग जाए, तो बराबर वो आकाश में ज्यादा उड़ रहा है, आकाश में छलांग ज्यादा लगा रहा है और धरती पर कम चल रहा है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको तीनों ये बताई हैं, ये यानी कि स्वाभाविक चेष्टाएं हैं। स्वाभाविक चेष्टा नाम वर्णनम अस्ति, वर्णनम अस्ति। ये क्या है? ये स्वाभाविक चेष्टाओं का क्या है? वर्णन है। तो इसके कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा। ये लो, यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा, और छंद आप इसमें लगा के देख ही लेंगे। तो आगे अगर हम कई बातें करें तो यहाँ पर सवाल बन के आएगा पद्धान से अस्मिन। एक प्रश्न बनाओ, है ना? और प्रश्न क्या बनाना है आपको कि पद्धान से अस्मिन, इस पद्धांश में। अब इस पद्धांश में आपको आंसर लिख लेते हैं एक बार। इस पद्धांश में क्या है? सूतः वदति, सूतः वदति। कौन बोल रहा है? ये आपको पता होना चाहिए। स्वाभाविक चेष्टा नाम वर्णनम अस्ति, स्वाभाविकम चेष्टा नाम वर्णनम अस्ति, स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन है। इसके बाद में तीसरा आंसर आएगा मृग तथा दुष्यंतस्य क्रियाकलापानाम, मृग तथा दुष्यंतस्य क्रियाकलापानाम वर्णनम अस्ति। मृग तथा दुष्यंत के क्रियाकलापों का क्या है? वर्णन है। धावन मृग है, यानी कि, या फिर ऐसे लिख दो धावतो मृग है, दौड़ता हुआ मृग। यक्ष प्रजापति एव आसीत, यक्ष प्रजापति ही एव आसीत। दौड़ता हुआ, धावतो मृग है, दौड़ता हुआ जो मृग था वो यक्ष प्रजापति ही एव आसीत। कौन था? यक्ष प्रजापति था। अब यहाँ पर देखो सवाल कितना शानदार है। सवाल बन करके आया पद्धांश से अस्मिन, इस पद्धांश में। जो भी आपने अभी पद्धांश पढ़ा है, इस पद्धांश में आपने क्या छांटना है कि यहाँ कौन बोला है, यहाँ कौन बोला है? सूत बोला है। सूत सारथी को बोलते हैं, तो बताओ ये सूत बोलता है या सूत कहता है? ये जो पद्धांश कहा है सूत ने कहा है, या फिर स्वाभाविक चेष्टा नाम वर्णनम अस्ति, या फिर यहाँ पर स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन आया है।
या मृग तथा दुष्यंत के क्रियाकलापों का वर्णन आया है, या फिर यहाँ पर दौड़ते हुए मृग जो होते हैं वो यक्ष प्रजापति ही थे, ये बात है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको आंसर देने हैं, आंसर यहाँ देने हैं, आपको वहां नहीं देने, आंसर देने हैं आपको केवल 1 और 2, केवलम 1 और 2, यहां पर देना है केवलम 2 और 3, यहां पर आपको केवलम 3 और 4, और या फिर यहां बनाना है एतानी सर्वाणी, ये देखो एतानी सर्वाणी 1 2 3 4। अब इसका आंसर जो है, इसका आंसर या तो इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं दे लीजिए, आपके पास अभिज्ञान शाकुंतलम है तो उसके आश्रम प्रवेश पर जाइए और आश्रम प्रवेश में श्लोक संख्या 7 पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद इसका आप आंसर दीजिए। यदि फिर भी आपके पास नहीं है, असुविधाएं हैं, तो आपने इस श्लोक में क्या पढ़ा है उसके आधार पर आप इसका उत्तर दीजिए। या फिर भी आपके पास इस प्रश्न का समाधान नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर इसके बाद भी आप नहीं हैं तो आप हमें 63 78 04 11 64 पर आप हमें कॉल कीजिए और हम आपके इस प्रश्न का समाधान करेंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल बन के आएगा पद्यांश से अस्मिन, है ना, प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 है कि पद्यांश से अस्मिन। अब इस पद्यांश में आपको देखना है कि सिरिगधरा छंदः, इसमें सिरिगधरा छंद आया है, एक इसमें स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। एक पढ़िए इसमें भयानकः, भयानकम रसः, या भयानक रस आया है। या फिर 4 नंबर पे पढ़िए आप लोग एते त्रियम, ये तीनों। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर भी आपको देना है। आपने इस श्लोक को पूर्व में क्या पढ़ा है, पहले क्या पढ़ा है, इसके आधार पर इसका आपको आंसर देना है। और फिर भी इसके आंसर में कहीं डाउट आता है तो हमें 63 78 04 11 64 पर, यानी कि प्रथम इंस्टीट्यूट, है ना, और खेरली पर आप हमें मैसेज कीजिए। और यदि आप लोग सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रीट की तैयारी कर रहे हैं और हमारे यह पढ़ाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के इस प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली के नाम से जो एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ कौन सा कोर्स कितने में बिक रहा है, कौन से में कितना सेल हो रहा है, वह आप रेट देखिए और आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। हम कचरा नहीं पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, सेलेक्टेड मोड वाला मैटर पढ़ाएंगे। तो आपको ये मैटर कैसा लगा ये आप यहाँ पर देखिएगा। इसके बाद हम अगला वीडियो जल्द जारी करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। शुभ दिन।